नमस्कार दोस्तों, सबरंग मीडिया पे आपका स्वागत है। जब सरकार कहे सब चंगा तो किसान क्यों करे दंगा। बात करेंगे उन कृषि बिलों की जो लोकसभा और राज्यसभा में पास होकर अब कानून बन गए हैं और जिनकी वजह से किसान सड़कों पे है, परेशान है। क्या झोल है, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको बिलों के बारे में बता देता हूँ। पहला जो बिल है वो है कृषि उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सुविधा। और प्रावधान क्या है? प्रावधान है मंडियों के बाहर किसान अपनी उपज बेच सकता है। किसान कहीं भी अपनी उपज बेच सकता है, चाहे वो मंडी के भीतर हो या मंडी के बाहर हो। दूसरा जो बिल है, अभी कानून बन गया है, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान समझौता सशक्तिकरण एवं संरक्षण। और प्रावधान क्या है? प्रावधान है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। किसान फसल का उगाने से पहले ही किसी भी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है कि उसका भाव क्या होगा, उसकी फसल किस भाव पे बिकेगी। और तीसरा बिल जो कानून बन गया है वो है अनिवार्य वस्तु संशोधन। और प्रावधान है कि इस बिल के द्वारा जो हमारी अनिवार्य वस्तुओं की सूची है उसमें अनाज, दालें, आलू, प्याज, तिल और तेल को अनिवार्य वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। सरकार कहती है कि अब इनका उत्पादन अब हमारे पास बहुत अच्छा होता है। बात करते हैं पहले बिल की। पहले बिल के मुताबिक सरकार ने प्रावधान किया है कि अब किसान को अपनी उपज मंडी में बेचने की आवश्यकता नहीं है। वह जो है अपनी उपज कहीं पे भी बेच सकता है, अपने खेत में बेचे, किसी भी शहर में बेचे, किसी दूसरे स्टेट में बेचे या फिर इंटरनेट पे बेचे, कहीं कोई समस्या नहीं है। सरकार का तर्क है कि अब इस बिल के आने से किसान को असली आज़ादी मिली है। वो अपनी उपज का जहाँ उसे सबसे अच्छा भाव मिलता हो वहाँ ले सकता है। पर इसमें झोल है। जो जिन लोगों ने खेती नहीं की होती है, जिनको खेती के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, वो ये नहीं समझ पाएंगे कि इसमें अच्छा क्या है और इसमें बुरा क्या है। आप ये समझिए कि खेती की जो उपज होती है वो थोड़ी सी नहीं होती है, वो कम नहीं होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। उसको लोड करने के लिए, कहीं शिफ्ट करने के लिए आपको बड़े व्हीकल की ज़रूरत होती है। सब किसानों के पास व्हीकल नहीं होते। और खेती का जो टाइम होता है उसका एक फ़िक्स टाइम होता है। जब फसल कट रही होती है तब लेबर की बहुत ज़रूरत होती है, लेबर मिलती नहीं है। लेबर प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात है। तो लोडिंग अनलोडिंग या उसकी क्लीनिंग या सफाई ये सब कुछ संभव नहीं होता। हमने एक फसल काट ली तो तुरंत ही दूसरी फसल की तैयारी करनी होती है। उस खेत को साफ करना होता है, बाना होता है जिसे आपा कहते हैं, और बहुत सारे काम होते हैं, सिंचाई की व्यवस्था करनी होती है। तो किसान के लिए फसल कटने के टाइम उसका यील्ड लेने के टाइम मार्केटिंग करना, कहीं भी दूसरी जगह ले जाके बेचना बहुत असंभव कार्य है। भारत में 80% किसान ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन जो है वो 1.5 एकड़ से कम है। ये सही आंकड़ा है, आपको शायद ज़्यादा लगता होगा पर ये सच है। जो औसत ज़मीन है हमारे किसान के पास वो 1.5 एकड़ से भी कम है। तो 1.5 एकड़ वाला क्या क्या कर लेगा? उसे तो अपनी फसल संभालना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो ये संभव नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा दूर ले जाके अपनी फसल के अच्छे दाम ले सको या अच्छे मूल्य को प्राप्त कर सको। मंडियों की बात करते हैं। सरकार ये कहती है किसान को अब मंडियों में आके अपना सामान बेचने की ज़रूरत नहीं है। पर मंडी एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ बहुत ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है सामान को बेचने का, अपनी फसल को बेचने का, फसल को सुखाने का, फसल को इमरजेंसी में अगर बरसात आ गई तो उसको स्टोर करने का, फैलाने का
सूरजमुखी की आपा फसल करते हैं तो उसको बहुत सुखाना पड़ता है। सूरजमुखी के जो बीज होते हैं उनको छितेरना पड़ता है उससे पहले, इससे पहले कि उसकी प्रिक्योरमेंट की जा सके, उससे उसकी भराई की जा सके। ये बहुत सारे सिस्टम हैं, ज़्यादातर फसलों को ऐसा करना पड़ता है। तो मंडी में वो सारी व्यवस्थाएं होती हैं, तो मंडी से बाहर कैसे किसान अपने खेत में कैसे करेगा ये सब कुछ। दूसरी जो इसके बाद की बात है, मंडी आती हैं APMC एक्ट के अंतर्गत। APMC क्या होता है? एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। ये एक पूरा विभाग है सरकार ने जो किसानों की मदद के लिए बनाया गया है। ये वहाँ पे मंडी में जो भी सारा प्रोसेस हो रहा होता है, फसल खरीदी जा रही होती है, बेची जा रही होती है, उसमें कितनी नमी है, कितना सूखापन है, कितनी फसल खराब है, इस सब की मॉनिटरिंग करता है। ये मॉनिटरिंग सिस्टम है। साथ ही साथ ये सरकार के लिए फीस भी इकट्ठी करता है। तो ये बहुत यूज़फुल तरीका है। हाँ, इसके अपनी कुछ कमियां हैं, पर ये एक बहुत यूज़फुल सिस्टम है, इसको समझना ज़रूरी है। इसके बिना कैसे चलेगा? ऑर्गेनाइज नहीं होगा। वहाँ पे एक ही जगह पे आपको सारी लेबर मिलती है, सारे जो खरीदार हैं एक जगह पे आते हैं, बोली लगती है, तो वो खेत में तो संभव नहीं होगा। होगा नहीं तो किसान को अल्टीमेटली नुकसान उठाना पड़ेगा। बात करते हैं, सरकार कहती है कि हमने किसान को बिचौलियों से मुक्ति दे दी। कौन है बिचौलिए? आड़ती और व्यापारी। सरकार को शायद ये बात समझ में नहीं आती है कि ये कोई बुरे लोग नहीं हैं। सरकार गाली की तरह प्रयोग करती है बिचौलिए शब्द के लिए। वे कृषि उत्पादन की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। आप जानते हैं आड़ती क्या होता है? आड़ती किसान का ATM है। एनी टाइम मनी, जब भी उसको पैसे की जरूरत होती है अपने आड़ती के पास जाता है और पैसे ले आता है। फसल के आने से पहले तक का सारा रिस्क फसल का आड़ती झेलते हैं। और व्यापारी का रिस्क फसल को खरीदने के बाद शुरू होता है। जो तेजी मंदा है उसने देखनी है, जो स्टोर का किराया होना है वो उसने देना है, जो उसमें माल का गलना है, जो सड़न है वो सब उसकी है, जो ट्रांसपोर्टेशन है सब उसकी है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं इस कृषि व्यापार की। बिचौलिए कोई बुरे लोग नहीं हैं, आप उसको गाली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलत है। तो बिचौलिए, जिनको बिचौलिया कहा जाता है, आड़ती और व्यापारी को, वो कृषि की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और उनके बिना किसान का कोई भला नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है कि बहुत छोटी छोटी जोत वाले किसान काफ़ी सारी जोत किराए पे ले लेते हैं, जिसको आप ठेका कहते हैं, ठेके पे ले लेते हैं और उस ठेके का सारा पैसा भी आड़ती भरता है। तो ये वाली सपोर्ट तो उसको कहीं और से मिल ही नहीं सकती। सरकार देगी? कभी नहीं देती। मंडियों के भीतर ही MSP भी लागू होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं उसे। वो किसान को जो मिलता है वो मंडी के भीतर जाके मिलता है, मिनिमम प्राइस। और वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हरियाणा पंजाब में है, यहाँ के किसानों ने बहुत तरक्की की है। बिहार में नहीं है, सत्यानाश कर दिया है कृषि का वहाँ पे। आपको पता है हरियाणा और पंजाब के किसान की मासिक औसत आय जो है वो 18,000 के लगभग है औसतन, और बिहार के किसान की मासिक आय 3600 रुपया है। इतना फर्क आता है। अगर आप कहते हैं कि आप किसान अपनी फसल बाहर बेच सकता है, अगर वो सच में व्यापार ऐसा करने लगेगा तो मंडियां ख़त्म हो जाएंगी। और मंडियों को ख़त्म कर देना, पूरे कृषि के ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर देना। ऑर्गेनाइज जो सेक्टर है, संगठित तरीका है उसका व्यापार का, उसको ख़त्म कर देना है। एक अपने अकेले खेत में किसान का कोई जोर नहीं चलने वाला। 10 किसान इकट्ठे हो जाते हैं, अपनी बात मनवा भी लेते हैं। अब बात करते हैं दूसरे बिल की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है?
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, आप किसी भी व्यक्ति, किसी भी कंपनी के साथ फसल उगाने से पहले उसका दाम तय कर सकते हैं। इसका मतलब आप बाजार के उतार चढ़ावों से बचे रहेंगे, आपको अपनी फसल का दाम मिलेगा। ये अच्छी बात लगती है, पर इसमें भी कई झोल हैं। इसमें जो मुख्य झोल है, आपको फसल की वही क्वालिटी देनी पड़ेगी जो वो कंपनी आपसे डिमांड करेगी या जो व्यापारी डिमांड करेगा। अगर जरा सी भी उसमें कमी होगी तो वो छोड़ देगा। अगर उसका रेट कम हो गया होगा मौके पे, जो कंपनी ने जिस रेट पे आपके साथ एग्रीमेंट किया है, तो वो 50 बहाने ढूंढेगी उसको ख़त्म करने के। और इसका फैसला जो है वो मजिस्ट्रेट करेगा, जो लोकल सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, SDM जिसको आप कहते हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छा सिस्टम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति को प्रभावित करना बहुत आसान होता है और कंपनी उसको बेहतर तरीके से कर लेगी। अगर इंटरनेट पे खोज करेंगे कि किसी भी जगह पे किसान के लिए फ़ायदेमंद ये सौदा नहीं रहा है। भारत में भी पेप्सी कंपनी के साथ, पेप्सिको है असली नाम, पेप्सिको के साथ किसानों का एक एग्रीमेंट हुआ था, जिस पे बाद में झगड़ा हुआ था, आलू उत्पादन का था, किसानों को धक्के खाने पड़े थे, तब जाके निपटा था। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप ये देख लीजिए, चलो हरियाणा, पंजाब या कुछ प्रदेशों में जहाँ पे मंडी एक्ट लागू है वहाँ पे नहीं है, बहुत सारी जगह पे इसको किया जा सकता है। बिहार में क्यों नहीं करते लोग? सरकार बिहार के लोगों को क्यों नहीं कहती वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें? आय बढ़ानी है, उनकी बढ़ाइए। तो इसमें भी झोल है। अब आता है तीसरा बिल, जो कि वो भी कानून बन चुका है। तीसरे बिल में सरकार ने ये किया है कि जो आवश्यक वस्तुओं की सूची है, जिसका के ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक आप नहीं कर सकते हैं, सरकार उसकी मॉनिटरिंग कर सकती है, उसके रेट पे पाबंदी लगाई जा सकती है, उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं दे सकती, ऐसा उसमें प्रावधान है। इस सूची से सरकार ने अनाज, दालों, आलू, प्याज, तेल और तिलहन को बाहर कर दिया है। अब कोई बहुत ही बड़ी समस्या हो जाएगी, जैसे युद्ध हुआ या अकाल पड़ गया, उस स्थिति में केवल सरकार दखल देगी, अदरवाइज वो उनका रेट या उनकी मात्रा को कंट्रोल करना बंद कर देगी। इससे होगा क्या और सरकार का तर्क क्या है? सबसे पहले समझिए इसके पीछे सरकार का तर्क क्या है। सरकार कहती है कि ये एक्ट 1955 में बना था, तब से लेके आज तक हमारे किसानों का उत्पादन बहुत बढ़ गया है, ये 3 से 4 गुना है। सरकार ये नहीं बताती कि जनसंख्या भी 3.5 गुना बढ़ गई है। 41 करोड़ होती थी, आज हम 135 करोड़ हैं। तो जितनी जनसंख्या बढ़ी है उसी हिसाब से उत्पादन बढ़ा है, कोई ज़्यादा नहीं बढ़ा है। सरकार का ये तर्क बेमानी है। किसान केवल उत्पादक नहीं है, वो सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। बढ़ी हुई कीमतों का नुकसान भी सबसे ज़्यादा किसान को ही झेलना पड़ेगा। हम आप तो निश्चित झेलेंगे, किसान को सबसे ज़्यादा झेलना होता है, क्योंकि उसकी कृषि फ़ायदेमंद है ही नहीं। कृषि एक्चुअली जो ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि कृषि को उसका सही मूल्य कभी मिला ही नहीं। और मुझे लगता है कि तत्काल प्रभाव से जिस रेट पे जो फसल अब बिक रही है, उसका कम से कम दुगना MSP होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तब जाके किसान बचता है, और बशर्ते कि और किसी चीज़ का बिल ना बढ़ाया जाए। वास्तविक स्थिति ये है। ये किसान का पक्ष है। आइए खरीदार का पक्ष भी देख लेते हैं। किसान की फसल खरीद कौन पाएगा? कोई भी जिसके पास पैन कार्ड हो, फिर चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई संस्था हो, या कोई बड़ी कंपनी हो। जब आप खरीदार के नज़रिए से इन तीनों बिलों को एनालाइज करते हैं, तो आप पाएंगे कि
खरीदार के लिए असली रास्ता खोला गया है। जो वास्तविकता में जो रास्ता साफ किया गया है वो बड़ी कंपनियों के लिए किया गया है। आप इसको सिलसिलेवार देखिए। पहले बिल के द्वारा किसान पे लागू कर दिया गया कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से हटके इंडिविजुअल व्यक्तिगत कहीं पे भी अपना सामान बेच सकता है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आपने वैलिड कर दिया कि आप किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि जो मुख्य फसलें हैं, आलू, प्याज, अनाज, दालें, इनकी लिमिट ख़त्म कर दी गई है। आप कितनी भी मात्रा में स्टोर कर सकते हैं, आप उसको रख सकते हैं, उसका भंडारण कर सकते हैं। और खासकर जो अगर किसी बड़ी कंपनी ने कोई बड़ी फैक्ट्री लगाई है तो उसके लिए तीसरे बिल में प्रावधान है कि जितनी उसकी लागत है उस पे तो कभी कोई लिमिट लागू ही नहीं हो सकती। तो रास्ता किसका खोला गया? बड़ी कंपनियों का। सुविधाएं बड़ी कंपनियों के लिए क्रिएट की गई हैं, किसान के लिए नहीं, जैसा कि कहा जा रहा है। यही झोल है। हमारा ये मानना है कि सरकार को अपने इन तीनों कानूनों पर पुनर्विचार करना चाहिए अगर वो वास्तव में सच में ही किसानों का हित चाहती है। सबरंग मीडिया एक सांस्कृतिक चैनल है, परंतु कभी कभी जो मुद्दे सामाजिक सरोकार के होते हैं, जरूरी होते हैं, मैं उनको कवर करता हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सबरंग मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये बहुत अच्छा चैनल है, आप देखिए, आपके बच्चे देखें। कोई जहर नहीं हमने इसमें भरा हुआ है जैसा कि सामान्य खबरिया चैनलों पे होता है। तो ये बहुत अच्छा सा, बहुत आनंददायक चैनल है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।